हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम महात्मा गांधी के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय और उनके परिवार, शिक्षा, दीक्षा आदि पे बात की थी। आज की इस क्लास में हम उनके सामाजिक जीवन पे शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में और भारत में अपने कार्य को प्रारंभ किया। प्रारंभ के दिनों में जो गांधी जी के महत्वपूर्ण कार्य रहे वो दक्षिण अफ्रीका में ही दिखाई पड़ते हैं। 1915 के बाद में उन्होंने भारत में अपना जो है पदार्पण किया और यहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट आउट किया है कि कौन कौन से मुख्य मुख्य घटनाओं पर हमें बात करनी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपको इन्हें जानना भी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, यानी कब वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए, क्यों गए, क्या मामला था, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी गए थे 1893, इस घटना पे बात करेंगे। उसके बाद में वहीं पर एक मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक घटना होती है जो बहुत चर्चित है, उस पर बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन गांधी जी ने चलाया और उसके बाद में वहीं पर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 में की थी। उसके एक साल बाद ही जब वो वहाँ पर गए थे 93 में, उसके अगले ही वर्ष नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना वहीं पर की थी। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन को हम समझेंगे, हालांकि गिरमिटिया आंदोलन को हम अलग से पढ़ेंगे। ग्रीन पम्पलेट की घटना एक है, ग्रीन पम्पलेट एक छपवाया था महात्मा गांधी ने 1896 में, वो भी प्रश्न बनता है। बोर युद्ध के विषय में हम जानेंगे जो 1899 से 1902 तक चला। और फिनिक्स आश्रम, महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम स्थापित किया था जिसको फिनिक्स नाम दिया था। फिनिक्स आश्रम जो है 1904 में स्थापित किया, उस पर बात करेंगे। इंडियन ओपिनियन मैगजीन जो है वो भी वहीं पर उन्होंने संचालित की थी, उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया? 1907 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने किया। उसके बाद हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो बहुत चर्चित है। हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने कब लिखी, कैसे ये प्रकाशन में आई और इससे संबंधित क्या मामले थे? 1909 और 10 का जो समय है उसको हम देखेंगे। टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स आश्रम के बाद में जो है एक टॉलस्टॉय फार्म वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया। टॉलस्टॉय एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, उनसे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। और उसके बाद में महात्मा गांधी 1915 में भारत आ गए थे, तो भारत वापसी पे बात करेंगे 1915। और यहाँ आकर के उन्होंने जो सबसे पहला अपना कार्य किया था जिसकी चर्चा की जा सकती है वो है साबरमती आश्रम। तो 1915 में इसको एक सत्याग्रह आश्रम के रूप में स्थापित किया था और 1917 में ये साबरमती आश्रम के रूप में अस्तित्व में आया। और फिर हम बात करेंगे गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण लेखन कार्य के विषय में, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो इतनी चीज़ों पर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम संक्षिप्त रूप से ही हर घटना को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। तो पहली घटना पे बात करेंगे साउथ अफ्रीका की यात्रा कैसे हुई। हेडिंग रहेगी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। महात्मा गांधी के जीवन के विषय में पिछली क्लास में कुछ चीज़ें हमने जानी थी, चलिए संक्षिप्त रूप से उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। 1869 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर में। इनके पिताजी पोरबंदर के राजा के दीवान हुआ करते थे। कहने का अर्थ ये है कि एक दीवान के परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो लालन पालन इनका अच्छी तरीके से हुआ। पढ़ाई की सारी सुविधाएं इनके पास थी। इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई भी की, हमने इस पे भी चर्चा किया था। जीवन संगिनी के रूप में जो है कस्तूरबा गांधी आई और 4 पुत्र रत्न भी इनको प्राप्त हुए, उन पे भी हमने बात की थी। यहाँ पर आज की इस क्लास में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से अपने राजनीतिक जीवन को, अपने करियर को प्रारंभ किया।
विचार अगर करें तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक जो विचारधारा है, उनकी मूल विचारधारा जो आज हम जानते हैं, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सारी विचारधाराएं बाद में डेवलप हुई। बचपन से उनके अंदर सत्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है किस प्रकार से वो कुछ ऐसे मार्गों पर चले गए जो अच्छे नहीं थे, मदिरा, शराब, वैश्यालय इत्यादि, लेकिन अपने सत्य के दम पर, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता के दम पर उन्होंने इन सभी व्यसनों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लिया था। तो सत्य है, अहिंसा है, और जो अनशन में उन्होंने व्रत वगैरह का जो इस्तेमाल किया, ये सब कुछ उनको अपने परिवार से मिला था विरासत के तौर पे। लेकिन उनकी जो राजनीति में एक भूमिका दिखाई पड़ती है, एक साहसी मनुष्य जो घबराता नहीं है सत्ता से, जो उठ खड़ा होता है, जो सत्ता से लड़ने के लिए तैयार है और हथियार भी नहीं उठाता है। ऐसा एक व्यक्ति जो एक इतने बड़े अंपायर से, इतने बड़े साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार हो गया, और बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के। तो कौन से हथियार का वो इस्तेमाल करते थे? वो था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और वो निर्भर था अहिंसा पर। महात्मा गांधी मानते हैं कि जिस प्रकार से एक कुशल जो सशस्त्र सैनिक होता है, जिसके पास हथियार होता है, उसको एक परीक्षण की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार महात्मा गांधी भी मानते हैं कि यदि सत्याग्रह के मार्ग पे चल के, यानी अहिंसा के मार्ग पे चल के यदि कोई व्यक्ति विजेता बनना चाहता है, तो उसको भी एक बहुत बड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन है कि आप किसी दुश्मन से संघर्ष कर रहे हों, उसके पास हथियार हों और आप हथियार का इस्तेमाल ना करें, अहिंसा के मार्ग पर बने रहें। तो उस मार्ग पर दीर्घ समय तक बने रहने से ही आपको विजेता बनने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन यह एक बहुत ही कठिन परिश्रम और तपोबल के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी के कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष के द्वारा इन चीज़ों को अपने जीवन में डेवलप किया था। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की जब हम बात करते हैं, तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, उस समय तक गांधी जी का विचार क्या है? सबसे पहला बिंदु ये है कि उनकी विचारधारा किस प्रकार की है। जैसा कि हमने बताया कि वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, अंग्रेजी शासन को बखूबी कानूनी तौर से वो समझते थे। उनकी विचारधारा उदारवादी जो नेता थे बिल्कुल वैसी ही थी, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। तो राजनीतिक गुरु होने का मतलब है कि गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा एक समान होनी चाहिए, तो थी भी। महात्मा गांधी की विचारधारा प्रारंभ में इस प्रकार की है कि ब्रिटिश सत्ता की हम प्रजा हैं, और ब्रिटिश सत्ता के अंदर रह करके हम जो है संपन्नता को, सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं, और ब्रिटिश सत्ता में उन्हें भरोसा भी है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को प्रारंभ से ही ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेजों के शासन से कोई बैर था। ये चीज़ें आगे आकर के जब सच्चाई उनके सामने आएगी और जब वो स्वयं ही इन चीज़ों का सामना करेंगे व्यक्तिगत तौर से, तब वो देखेंगे कि शासन में क्या कमियां हैं और भेदभाव किस प्रकार से किया जा रहा है। तब उनकी विचारधारा में एक नया परिवर्तन होगा, और उदारवादी विचारधारा को छोड़ करके वो एक नए अस्त्र का प्रयोग करेंगे, वो है अहिंसा के मार्ग पर चल करके सत्याग्रह का रास्ता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? वह एक कार्य से संबंधित मामला था। ऐसा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका वो गए थे वहाँ पर रंगभेद या अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई करने, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी अपने कैरियर को लेकर के चिंतित थे। यहाँ पर राजकोट में जब वो आए, वकालत का काम शुरू किया, तो उनके पिताजी के परिचय की वजह से उनको प्रारंभ में काम मिला, लेकिन अच्छी वकालत नहीं चल पाई। बम्बई के हाई कोर्ट में भी वो वकालत प्रारंभ करने की कोशिश की, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम नहीं चल पाया। तो जब भारत में अच्छा काम नहीं चल पा रहा था, उसी समय इनके बड़े भाई लक्ष्मीदास के पास में एक ऑफर आया। एक भारतीय थे जिनकी दक्षिण अफ्रीका में एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का संचालन सेठ अब्दुल्ला किया करते थे, और उनका अपने एक रिश्तेदार के साथ में कंपनी के कुछ लेन देन का मामला था, 40,000 पाउंड का मामला था, और वो केस पेंडिंग था। उस केस को लड़ने के लिए उन्होंने जो है महात्मा गांधी को ऑफर दिया कि आप आइए और हमारे केस का निपटारा कराइए। महात्मा गांधी को भी ये एक अच्छा अवसर मिला,
और 1 वर्ष का एग्रीमेंट कंपनी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ कि 1 साल के लिए हम आपको ले रहे हैं एज ए कर्मचारी। तो इसको कैसे नोट करेंगे? दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो हुई वो 1893 में हुई। तो कंपनी थी एक, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है, दक्षिण अफ्रीका कंपनी। कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस था। केस क्या था? केस था 40,000 पाउंड का लेन देन का मामला था। किसके साथ में? यानी प्रतिवादी कौन था? प्रतिवादी यानी एक तरफ कंपनी है, तो कंपनी किसके साथ ये 40,000 रुपए का मामला था इनका? तो वो थे सैयद हाजी खां। सैयद हाजी खां। ये पैसा कंपनी को मिलना था। सैयद हाजी खां से ये पैसा कंपनी को प्राप्त होना था और इसी को लेकर के विवाद था। सैयद हाजी खां जो थे वो दादा अब्दुल्ला के रिश्तेदार भी थे, कंपनी में ही इनका पार्टनरशिप रहा था। इसी को लेकर के कुछ बाद में झगड़ा हुआ और सैयद हाजी खां के साथ में इनका एक केस हो गया और दादा अब्दुल्ला को एक अच्छे बैरिस्टर की ज़रूरत थी। उसमें गांधी जी का जो है कहीं से उनको नाम पता चला और उन्होंने ऑफर भेजा महात्मा गांधी के पास में, इनके बड़े भाई लक्ष्मीदास के पास में एक्चुअली, कि आप अपने छोटे भाई को जो बैरिस्टर हैं उनको हमारी कंपनी का केस लड़ने के लिए आप राजी करें। महात्मा गांधी के पास बात पहुंची, महात्मा गांधी अवसर के लिए तैयार ही थे और वो राजी हो गए। तो 1 साल का एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर कंपनी और महात्मा गांधी, इनके बीच में 1 वर्ष यानी 1 साल के लिए गए थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका। 1 वर्ष का करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट में कहा गया कि प्रथम श्रेणी की आपको हम यात्रा देंगे, यानी आने जाने का पूरा खर्चा, प्रथम श्रेणी की यात्रा, आपको यात्रा दी जाएगी, रहना आपको मिलेगा, खाना मिलेगा और प्लस 105 पाउंड मासिक, हर महीने 105 पाउंड आपको वेतन मिलेगा और आप हमारा केस लड़िए आकर के। तो इस प्रकार से एक करार महात्मा गांधी के साथ में कर लिया गया और महात्मा गांधी इसी केस को लड़ने के लिए 1893 में चले गए। यह ऑफर किसके द्वारा लाया गया था, यह एक प्रश्न बनता है। सेठ अब्दुल्ला इस कंपनी के मालिक हैं। सेठ अब्दुल्ला के एक पार्टनर हैं, उनके द्वारा जो है ये ऑफर दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आप नोट कर लेंगे पॉइंट, कि सेठ अब्दुल्ला, ये तो मालिक हैं, सेठ अब्दुल्ला के साझेदार अब्दुल करीम झावेरी, अब्दुल करीम झावेरी के द्वारा प्रस्ताव, ये प्रस्ताव जो है अब्दुल करीम झावेरी के द्वारा गांधी जी के पास लाया गया था। इसी केस को लड़ने के लिए 1893 में महात्मा गांधी जो है वो डरबन, नटाल के लिए रवाना हो गए। नटाल उस समय वहाँ की जगह है जहाँ का एक बंदरगाह था डरबन। डरबन बंदरगाह आपने साउथ अफ्रीका की मैपिंग में पढ़ा होगा। तो इसी केस को लड़ने के लिए, इसी केस के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गए 1893 में और वहां पर नटाल के बंदरगाह, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नटाल जगह है वहां की,
नटाल के बंदरगाह का नाम था डरबन। डरबन में स्वयं दादा अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला उन्हें लेने आए। अगर आप जानना चाहें फिर इस केस का क्या हुआ, तो आप समझ लें कि इस केस को महात्मा गांधी ने जिता दिया, यानी दादा अब्दुल्ला ये केस जीत गए थे और सैयद हाजी खां जो थे प्रतिवादी वो केस हार गए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने दोनों लोगों के बीच में एक समझौता भी कराया कि 40,000 पाउंड की रकम जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसको किस्तों में ले लिया जाए। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने व्यवहार से जो है दादा अब्दुल्ला को बहुत प्रभावित कर लिया था। पहला ही केस था और महात्मा गांधी इसमें जीत गए। तो यह एक मामला था जिससे जो है 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंच गए। दूसरी घटना जो हम चर्चा करेंगे, मेरिट्सबर्ग घटना, ये क्या थी? मेरिट्सबर्ग जो है वो एक नटाल का ही एक स्टेशन है और यहाँ की नटाल की राजधानी भी हुआ करती थी उसमें। नटाल एक प्रदेश का नाम है, साउथ अफ्रीका का एक क्षेत्र है उस समय का नटाल, और नटाल के ही राजधानी है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन भी था और नटाल की राजधानी थी। डरबन से महात्मा गांधी एक बार प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया भी आप जानते होंगे और डरबन को भी बखूबी आप साउथ अफ्रीका के मैप पर आप देखिएगा, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डरबन क्या है, प्रिटोरिया क्या है, इनसे रिलेटेड आते रहते हैं ज्योग्राफी में। तो मेरिट्सबर्ग घटना क्या है? घटना हमने आपको बताया मेरिट्सबर्ग जो है नटाल की राजधानी थी। एक बार जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे महात्मा गांधी, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे आप, डरबन से प्रिटोरिया एक रेल मार्ग है ये, और यहीं कहीं बीच में एक स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। स्टेशन प्रथम श्रेणी का टिकट था महात्मा गांधी के पास में, गांधी जी के पास में। ये ट्रेन से जा रहे थे, गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। शाम का समय था, रात होने को थी। अचानक डिब्बे में कुछ अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज लोगों को जो है श्वेत यानी गोरे लोग कहा जाता है, तो कुछ गोरे लोग आप कह लीजिए, कुछ गोरे लोग आए और गांधी जी से पूछा कि आप इस डिब्बे में क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मैं प्रिटोरिया जा रहा हूं डरबन से। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से उतर के अपना सामान लेके तुरंत तीसरे दर्जे के डिब्बे में चले जाना चाहिए। गांधी जी ने उनसे बहस की कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है तो मैं दूसरी श्रेणी या तीसरी श्रेणी के डिब्बे में क्यों जाऊं। इस बहस के बाद में गांधी जी को जबरदस्ती मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां पर उन्हें जबरदस्ती उसी स्टेशन पर उतार दिया गया। कहा जाता है कि जबरदस्ती उनका सामान भी फेंक दिया गया और उनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया। महात्मा गांधी उसी स्टेशन पर रात भर जो है बैठे रहे, ठंडक थी। उसी स्टेशन पर पूरी रात जैसे तैसे काटी और उन्होंने फ़ोन किया दादा अब्दुल्ला को कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। लेकिन इस घटना ने महात्मा गांधी के चरित्र को पूरी तरीके से झकझोर दिया, क्योंकि जैसा पीछे भी हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी एक दीवान के पुत्र थे और उनका जो पालन पोषण हुआ था वो एक ऐसे परिवेश में हुआ था जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, शोषण या जो भी चीज़ें की जा रही थी, भेदभाव वगैरह, जाति को लेकर के, रंग को लेकर के जो भेदभाव किए जाते थे वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अनुभव नहीं किए थे। आज ये पहली घटना थी जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं में देखा। हालांकि उन्होंने पढ़ा था, समझा था, बात की थी, सब कुछ थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने स्वयं में देखा कि किस प्रकार से गोरे लोग जो है वो
भेदभाव करते हैं दूसरी नस्ल के साथ में, गांधी जी को वहां पर उतार दिया गया। गांधी जी की आत्मा झकझोर गई और उन्होंने उसी रात उसी स्टेशन पर निर्णय कर लिया कि मैं इस भेदभाव के खिलाफ लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। महात्मा गांधी एक दृढ़ प्रतिज्ञ और तुरंत निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। स्पष्ट होता है इसी घटना से कि उन्होंने उसी समय निश्चय किया और अपने निश्चय पर वो अडिग रहे और आने वाले 22 वर्षों तक वो अनेक प्रकार के आंदोलनों में वो शामिल रहे। तो गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, नोट करने के लिए आप यहीं पर नोट कर लेंगे। लेकिन रंग भेद की अंग्रेजों की नीति के चलते, अंग्रेजों की, आप यहां नोट कर लें, अलिखित नीति के चलते, यानी ऐसा वो कहीं लिखते नहीं थे कि हम रंग भेद करेंगे। रंग भेद की अंग्रेजों की अलिखित नीति के चलते उन्हें मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरन उतार दिया गया। और यहीं से जो है महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। एक घटना जीवन की दिशा को मोड़ सकती है और महात्मा गांधी के जीवन में यह घटना थी। देखिए, दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए वो 1 वर्ष के लिए आए थे, लेकिन मेरिट्सबर्ग की घटना ने उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिया आत्मिक रूप से कि उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ इस केस को नहीं बल्कि अब इस रंग भेद का जो अंग्रेजों का यहाँ पर रवैया है उसके खिलाफ संघर्ष करूँगा। और उन्होंने संघर्ष शुरू किया और वहाँ पर जो है प्रथम आंदोलन भी उन्होंने किया। फिर तो हर एक चीज़ के लिए महात्मा गांधी भिड़ जाने लगे और प्रथम आंदोलन जो यहाँ पर किया वो था भारतीयों या अन्य जो लोग थे अंग्रेजों के अलावा जो बाहर से आकर के साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनका जो मताधिकार है उसको छीनने का एक नटाल विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया था अंग्रेजों ने। प्रथम आंदोलन उसी पर किया गया। प्रथम आंदोलन हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक, इसके विरोध में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था और इसका कारण था हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक जो है वो नटाल विधानसभा में लाया जा रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि करीब 200 से 250 लोग जो भारतीय थे उनको मत देने का अधिकार वहां पर प्राप्त था। इससे जो है 250 लोगों का लगभग 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त होने वाला था। यह घटना थी। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन अपना किया और पहला आंदोलन, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया कि अभी तक महात्मा गांधी की विचारधारा इस प्रकार की नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा विरोध वाला आंदोलन करें, यानी सड़कों पे उतर आए, रैली करें, बहिष्कार करें। इस प्रकार के आंदोलन जो आपको भारत में इस समय दिखाई पड़ेंगे वो नज़रिया अभी गांधी जी का नहीं था, वो बाद में डेवलप होगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो यहाँ पर भारत में गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन दिखाई पड़ते हैं, जिनमें बहिष्कार, अनशन, सत्याग्रह इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा, वो सब अभी विचारधारा महात्मा गांधी की
नहीं थी। तो इस आंदोलन में किस प्रकार उन्होंने किया, क्या चीजें की, तो यहां पर आंदोलन किया महात्मा गांधी ने। ये पहला है, महात्मा गांधी ने यहां पर क्या किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया, जनसभाएं की। अब आप हमें बताएं कि ये किस चीज तरीके का, आपने भारत के आंदोलनों में भी पढ़ाया था, किसका ये तरीका है, जनसभाएं, पत्र पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में लेख, महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र, जागरूकता अभियान, इन तरीकों से इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। ये तरीके उदारवादियों का आपने पढ़ा था भारत में, उदारवादियों के यही प्रारंभ में कांग्रेस के तरीके होते थे। जनसभाएं की, वहां पे जागरूकता अभियान चलाए, लोगों को इनके विषय में बताया, पत्र पत्रिकाओं में विरोध में लेख लिखे गए, महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे अंग्रेज अधिकारी उनको पत्र लिखे गए। लेकिन इन सब चीजों से अंग्रेजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और परिणाम इसका क्या हुआ, विधेयक पास हो गया, विधेयक पास हो गया। आप भारत में भी देखते हैं, शुरू में इसी प्रकार का विरोध चल रहा था 1905 से पहले, और अंग्रेजों के ऊपर कोई विशेष फर्क इन चीजों का नहीं पड़ता था। महात्मा गांधी सोचते थे कि अगर हमारे सत्ता में बैठे हुए जो शासक हैं वो पत्र पत्रिकाओं में या पत्रों के माध्यम से हमारी इन समस्याओं को समझेंगे, देखेंगे, जानकारी होगी तो वो जरूर एक्शन लेंगे, ये उनका विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे उनका ये भ्रम टूटता गया। तो यहां पर विधेयक जो है वो पास हो गया, लेकिन एक जागरूकता गांधी जी ने पैदा की। एक जागरूकता गांधी जी ने लोगों में जरूर फैला दी। केस भी जीत गए थे, यहां पहला आंदोलन भी कर दिया इन्होंने। भले ही विधेयक यहां पर पास हो गया, लेकिन महात्मा गांधी अब कोई अपरिचित चेहरा नहीं रह गए थे। साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग इनके साथ आ गए थे और इनको जानने लगे थे कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है तो वो है गांधी जी। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा अपनी एक पहुंच लोगों के अंदर जरूर बना ली थी, हालांकि यह आंदोलन असफल रहा था। इसके बाद में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो गई। देखिए, एक क्रम से घटनाएं हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहां पर जब इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन फेल हो गया, तो लोगों ने, जो समूह था, उन्होंने एक सजेशन दिया, सलाह दिया कि अगर भविष्य में हमको इस प्रकार के किसी विरोध को संचालित करना है सत्ता के खिलाफ, तो हमको एक संगठन की जरूरत है। तो एक संगठन बनाया जाए। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई। तो इस समय अभी यहाँ तक जो सबसे महत्वपूर्ण जो गांधी जी के मिलने वाले लोग हैं वो दादा अब्दुल्ला ही थे, जिनके माध्यम से गांधी जी यहाँ पर आए थे। अभी गांधी जी को आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और उसी दरमियान जो है पहली पार्टी का गठन इन्होंने यहाँ पर कर दिया, नटाल इंडिया कांग्रेस। तो देखिए, नटाल इंडिया कांग्रेस कैसे आई, आपने इसका कारण देख लिया। गांधी जी का पहला आंदोलन जो है असफल रहा, लेकिन जनमत इनके साथ आ गया, बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो 1894 में क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला के घर में ही ये मीटिंग हुई। दादा अब्दुल्ला, लोग सोचने लगे कि हमको एक संगठन बना लेना चाहिए ताकि हम इस प्रकार के कार्य को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। तो दादा अब्दुल्ला थे, उन्हीं के घर पर सभा हुई एक, और उसी सभा में जो है एक संगठन बनाया गया। संगठन का नाम क्या रखा जाएगा, तो रखा गया नटाल इंडिया कांग्रेस। और यहीं पर जो है
नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 स्थापना, ये स्थापना की गई। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, जो इसका नाम है वो रखा गया था दादा भाई नौरोजी के सम्मान में। महात्मा गांधी ने इसके एक वर्ष पहले ही 1893 में जो है भारत में जो भारत की कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका अधिवेशन हुआ था जहां पर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तो उनसे महात्मा गांधी के संपर्क थे। ब्रिटेन में भी जो है कांग्रेस की शाखा थी, वहाँ से महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। तो उसी इंडियन कांग्रेस के सम्मान में ही जो है इसका नाम इंडिया कांग्रेस और नटाल नाम लगाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो नटाल में की गई थी। तो नटाल इंडिया कांग्रेस इसका नाम जो है रखा गया 1894 में। और इसमें कहा गया 5 शिलांग प्रति माह देने वाला व्यक्ति जो है वो सदस्य बन सकता है। तो इसमें क्या रखा गया प्रारंभ में, हालांकि इसको बदल दिया गया क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ रहा था। प्रारंभ में जो है 5 शिलांग प्रति माह, ये क्या थी, सदस्यता शुल्क था। ये सदस्यता शुल्क, जिसको बदल कर 3 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। ये था। और नटाल इंडिया कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि हम जो है संगठित होकर के किसी भी इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो आंदोलन चलाने के लिए संगठन हमारे पास उत्पन्न है। संगठन की स्थापना हो गई, कार्य यहाँ पर चलने लगा। अगला जो है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन के विषय में देखिए। गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे, पहले आप ये समझिए। 1860 के आसपास, जिसमें आप देख रहे थे भारत में 1857 की क्रांति हुई, भारत में 1858 में आपने देखा कि ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। उसी समय जो है 1860 के आसपास साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों का ध्यान गन्ना की खेती की तरफ गया। गन्ना की खेती में बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती थी। तो इंडिया से साउथ अफ्रीका, अगर आप मैप में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंडिया है, हिंद महासागर, और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो है इस तरह से ये यहाँ पर आप देश जो देखते हैं ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है भारत। आप ऐसे ही तो मैप देखते हैं मेडागास्कर, इस तरह से देखते हैं मैप वर्ल्ड में। अफ्रीका में आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक नीचे देश है। तो यहाँ से यहाँ हिंद महासागर को पार करके भारत से बहुत सारे मजदूरों को अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका ले जाते थे। एक एग्रीमेंट के तहत 5 साल का एग्रीमेंट होता था कि 5 वर्ष तक आप यहाँ पर एक मजदूर बनकर के रहोगे और 5 साल के बाद में आप इस एग्रीमेंट से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद में आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं या जो भी करना चाहें काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा 5 साल के बाद में अगर आप यहाँ पे काम करना चाहें, ज़मीन खरीदना चाहें या जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अंग्रेज यहाँ ढो ढो करके ले जाते थे। 5 साल के बाद में वो जब मुक्त हो जाते थे एग्रीमेंट से, और इसी एग्रीमेंट का अपभ्रंश बनते बनते क्या हो गया, गिरमिटिया। लोग कहने लगे कि ये मजदूर कौन से मजदूर हैं, ये एग्रीमेंट वाले मजदूर हैं। तो भारत के लोग या एशिया के लोग अंग्रेजी में एग्रीमेंट नहीं कह पाते थे, धीरे धीरे एग्रीमेंट को वो कहने लगे गिरमिटिया। वो कहने लगे ये कौन से मजदूर हैं, ये वही एग्रीमेंट वाले यानी गिरमिटिया वाले मजदूर हैं। तो उनका नाम ही पड़ गया धीरे धीरे गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर थे जो एग्रीमेंट पे भारत से दक्षिण अफ्रीका आए थे। 5 वर्ष के लिए आते थे। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, जब 5 वर्ष के बाद में ये मजदूर फ्री हो जाते थे तो फिर वो अपना व्यापार काम धंधा धीरे धीरे वहीं शुरू कर देते थे। और ये मेहनती थे, मेहनत करने की वजह से इन्होंने वहाँ पर ज़मीनें खरीदी, परिश्रम किया, व्यापार बढ़ाया, किसानी खरीद ली और धीरे धीरे वहाँ के धनाढ़ लोगों में भी शामिल होने लगे। यानी कि ये वहाँ के व्यापार, कृषि इत्यादि को प्रभावित करने लगे। जो भी वर्ग परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो फिर वहाँ के
जो उनको अंग्रेज शासक थे उनको इससे चिंताएं बढ़ गई। उन्होंने क्या किया कि इन गिरमिटिया मजदूरों के ऊपर एक कर बांध दिया कि आप जो है 25 पाउंड प्रति वर्ष का एक कर देंगे। हालांकि 25 पाउंड का मामला पास नहीं हो पाया, लेकिन 3 पाउंड प्रति वर्ष जो है इनके ऊपर एक कर थोप दिया गया और इसको लेकर के यहाँ के ये मजदूर बहुत परेशान थे। अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप कर नहीं देते हैं तो फिर आपको जो है कानून का सामना करना पड़ेगा। यानी ज़बरदस्ती इनके ऊपर 3 पाउंड का कर लगा दिया कि आपको यहाँ पे रहना है, काम करना है तो 3 पाउंड वार्षिक आप कर देंगे। तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन को हम एक चैप्टर में जब हम चंपारण, खेड़ा वगैरह पढ़ेंगे तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ये इतना जरूर नोट कर लें कि ये क्या था गिरमिटिया, ताकि आप ये याद रखें कि ये कहाँ से संबंधित है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। आपको हमने बता दिया गिरमिटिया कौन थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के मामला है। ये कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि गिरमिटिया मजदूर कहाँ से संबंधित हैं, तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का संचालन किया था। इसको आगे चैप्टर में हम पूरा डिटेल में लिख देंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख लें, महात्मा गांधी ने इनके हितों के लिए आंदोलन चलाया। और 1909 में 3 पाउंड का जो कर था, 3 पाउंड का कर समाप्त कर दिया गया, समाप्त। और 1917 में गिरमिटिया प्रथा भी समाप्त हो गई। गिरमिटिया प्रथा समाप्त। आंदोलन का प्रभाव था कि 1909 में जाकर के ये जो 3 पाउंड का कर था वो समाप्त हो गया, और 1917 में जिस समय महात्मा गांधी भारत पहुंच चुके थे, यहाँ से भी वो इस आंदोलन को नेतृत्व देते रहे थे, तो 1917 में जाकर के गिरमिटिया प्रथा जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी थी। इसको डिटेल में हम किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब अगली जो घटना है वो है ग्रीन पॉम्पलेट। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बन सकता है ग्रीन पॉम्पलेट क्या था, कहाँ प्रकाशित किया गया था, किसने लिखा था, क्या था ये। तो देखिए, अब हम आ गए हैं 1896 तक। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब आए थे? 1893 में। अकेले आए थे, 1 साल के लिए आए थे, 3 साल हो गए हैं। परिवार इनका अभी भारत में है, पत्नी, बच्चे सभी लोग भारत में हैं। 1896 की घटना है। 1896 में महात्मा गांधी अपने परिवार को लेने के लिए भारत वापस आते हैं। तो जो मेन चीज़ है वही हेडिंग डालेंगे, ग्रीन पॉम्पलेट। पर्चा, पॉम्पलेट का मतलब होता है पर्चा, पोस्टर जिसको आप बोलते हो ना। 1896 ग्रीन पॉम्पलेट क्या था, सिर्फ आप समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। 1896 गांधी जी परिवार को लेने, रहने नहीं आए थे, परिवार को लेने भारत आए। यानी कुछ लोगों को अभी तक शायद यही पता हो कि गांधी जी 1893 में गए और फिर 1915 में ही वापस आए। ऐसा नहीं है, बीच बीच में महात्मा गांधी जो है 1-2 बार भारत आए हैं। कब कब आए हैं? एक तो 1896 में अभी हम बताएंगे, उसके बाद में फिर जो है 1901 में वापस आएंगे, और उसके बाद 1902 में जब वापस जाएंगे उसके बाद फिर 1915 में वापस आते हैं। तो 2 बार भारत में वापस भी आए थे बीच में। तो 1896 में गांधी जी परिवार को लेने के लिए भारत आए, और जब ये आ रहे थे तो अभी तक इन्होंने देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ देख लिया है कि किस प्रकार से अंग्रेज रंगभेद की नीति करते हैं, किस प्रकार से वो गरीबों का शोषण करते हैं, किस प्रकार की उनकी नीतियाँ हैं जो हमारे लोगों के लिए अच्छी नहीं हैं, भारतीयों के लिए अच्छी नहीं हैं। तो इन सब अनुभवों को गांधी जी ने एक पर्चे पर लिखा। गांधी जी वापस लेने आए, यात्रा में ही, यात्रा में अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव
किस प्रकार के अनुभव? अंग्रेजों के शोषण, अंग्रेजों के शोषण अनुभव को एक पर्चे पर लिखा और जब ये पहुंचे राजकोट में 10,000 प्रतियां छपवाई। यही जो लिखा था उन्होंने, उसकी 10,000 प्रतियां छपवाई। पर्चा हरा पर्चा था, इसीलिए इसको जो है ग्रीन पम्पलेट कहा गया। बस यही था ग्रीन पम्पलेट कि अंग्रेजों के शोषण की नीतियां गांधी जी ने वापस आते वक्त जो है, पूछा जा सकता है आपसे ग्रीन पम्पलेट की रचना जो है वो गांधी जी ने कहाँ की थी। तो ये जो है 10,000 प्रतियां इसकी छपवाई थी जो देश विदेश में वितरित की गई और इसी को ग्रीन पम्पलेट कहा गया, पर्चा कहा गया। इसके बाद परिवार लेकर के गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका चले गए। जब महात्मा गांधी अपना परिवार लेकर के, अपनी पत्नी को और 2 बच्चों को लेकर के साउथ अफ्रीका गए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो 2 बड़े पुत्र थे वो भारत में जन्म लिए थे और उसके बाद जो है 2 पुत्र साउथ अफ्रीका में जन्म लेंगे। तो अभी जो परिवार लेके गए हैं वो पत्नी, 2 बच्चे और विधवा बहन जो थी उसके भी बच्चे थे, उनको भी साथ में लेकर के गए थे। तो बोर युद्ध, अगला जो हमें पढ़ना है वो है बोर युद्ध। क्या है बोर जो है वो डच, देखिए साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर 2 लोग हैं, वहाँ पर 2 उपनिवेश हैं। बोर युद्ध आप हेडिंग डालिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। साउथ अफ्रीका को ऐसे हम लिख दें शॉर्टकट में, जल्दी रहेगा। साउथ अफ्रीका में डच पहले आए थे, अंग्रेज पहले नहीं आए थे, डच पहले आए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में डच कब आए थे और उन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी। भारत में डच कब आए थे, उन्होंने पहली कोठी कहाँ बनाई थी। तो साउथ अफ्रीका में भी डच पहले आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने जो है खास करके जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो पुराने यहाँ के साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको हबसी कहते थे। तो उनको मारपीट करके उनसे बहुत सारी जगहों को छीना, यानी अपना एक उपनिवेश स्थापित किया, हबसी लोगों का शोषण किया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका के निवासियों को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, उनको हबसी कहा जाता है। निवासियों से ज़मीनें छीन ली थी इन्होंने, ज़मीनें छीनी। बहुत दिन से ये सब चल रहा है और वहाँ पर डच लोग जो रह रहे थे, अब यहाँ पर जो डच बस गए, उपनिवेश अपना बना लिया, यानी कॉलोनी बना ली इन्होंने। और जो डच थे इनको कहा जाता था बोर कहा जाता था या बलंदा कहा जाता था, बोर या बलंदा। जो डच के लोग वहां पर रहते थे उनको वहां पर क्षेत्र में बोर या बलंदा कहा जाता था। फिर वहां पर अंग्रेज आए, अंग्रेज और डच का मुकाबला होना तय था। अंग्रेजों का और डच का लड़ाई हुआ और उसमें अंग्रेजों ने भी थोड़े बहुत क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। यानी कि यहाँ पर डच लोग जो रह रहे थे उसके बाद में अंग्रेज आए, डचों से लड़ाई हुई और कुछ कब्जा कर लिया इन्होंने। अब यहां पर 2 उपनिवेश बन गए। अब 2 उपनिवेश आपको पता है क्या होता है। तो डच थे, एक तो अंग्रेज आ गए और डच यहां पहले से ही थे। यही डच क्या है, यही बोर हैं। इन्हीं के साथ लड़ाई होगी, उसी को बोर युद्ध कहा जाएगा। बोर युद्ध जो है वो 1899 से 1902 तक चला था। हालांकि इंड पहले ही हो गया था लेकिन प्रक्रियाएं चलती रही। अभी गांधी जी का इससे क्या संबंध है,
इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी के हम इसमें चैप्टर में बोर युद्ध को पढ़ रहे हैं तो गांधी जी का कुछ तो लेना देना इससे है, तो वो देखेंगे। पहले आप इसका बैकग्राउंड समझें। तो आपने यहाँ समझ लिया डच कौन थे, डच ही बोर थे जो पहले आए थे, हबसियों से ज़मीन छीनी थी, कॉलोनी बना ली थी, बोर या बलंदा कहलाते थे। बाद में अंग्रेज आए, डचों से कुछ ज़मीन इन्होंने कब्जा कर ली, अब 2 लोग हो गए यहाँ पर। तो अंग्रेजों के कब्जे में था, वो था नटाल। अब देखिए धीरे धीरे कहानी आपको समझ में आ जाएगी। गांधी जी कहाँ पे रह रहे हैं, नटाल में। तो अंग्रेजों के कब्जे में आया नटाल और केप कॉलोनी, केप वाला जो क्षेत्र है वो ये अंग्रेजों के क्षेत्र में था। यानी कि वर्तमान में महात्मा गांधी 1893 में जिस क्षेत्र में जा कर के रह रहे हैं तो वहाँ पर अंग्रेजों का शासन है। और जो दूसरा डचों का शासन है वो था ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट ट्रांसवाल। ये 2 उपनिवेश बन गए। लेकिन हुआ क्या, झगड़ा क्यों शुरू हो गया इनके बीच में। ट्रांसवाल में क्या हुआ, ट्रांसवाल में सोने की खानें मिलने लगी, सोने की, हीरे की खानें मिली। अब अंग्रेजों को लगा कि डचों के क्षेत्र में सोने और हीरे की खानें मिल रही हैं तो इस क्षेत्र पे हमें कब्जा करना चाहिए। और अंग्रेजों और डच के बीच में इन्हीं खानों के क्षेत्र वाले को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, खानों को लेकर के यही जो निकले सोने और चांदी, खानों को कब्जा करने के लिए बोर युद्ध होने लगा। दोनों लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी जिसको बोर युद्ध कहा गया। अब इसी समय महात्मा गांधी अपना परिवार लेके वहां पहुंचे थे और बोर युद्ध में महात्मा गांधी का क्या योगदान है उस पर बात करेंगे। तो यहां से आप समझ गए नटाल, महात्मा गांधी नटाल में रह रहे हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा अभी तक क्या है, अगर आप अभी 10 मिनट पहले की मेरी बात याद करें तो महात्मा गांधी का सोचना यह था कि अगर हम अंग्रेजों के राज्य में रह रहे हैं और अंग्रेजों से अपने, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस विचारधारा को, क्योंकि ये विचारधारा महात्मा गांधी की टूटेगी एक दिन और उसके बाद जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। अभी नहीं कर रहे वो, अभी वो उदारवादी हैं, अभी तो वो सोचते हैं अंग्रेजों की हम प्रजा हैं। महात्मा गांधी सोचते थे कि हम अंग्रेजों के राज्य में रह रहे हैं, इसका मतलब है हम अंग्रेजों की प्रजा हैं और प्रजा को यदि अपने शासक से अधिकारों को मांग करने का हक है तो फिर अगर अपने राजा के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए लड़ने का भी जो कर्तव्य है वो प्रजा का होता है। यही तो सिद्धांत है कि यदि हम अपने प्रधानमंत्री, अपनी सरकार से कुछ हक मांग रहे हैं तो देश के लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो महात्मा गांधी का ऐसा ही सोचना था। तो जब बोर युद्ध प्रारंभ हुआ, अभी बोर युद्ध पे ही बात हो रही है, बोर युद्ध, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या निर्णय लिया, महात्मा गांधी अंग्रेजों की मदद करने का निर्णय लिया इन्होंने। यही सिद्धांत था इनका, अंग्रेजों की मदद करने का निर्णय। क्यों निर्णय लिया, अभी हमने आपको बता दिया, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रजा हैं। तो अगर हम उनसे कोई गलती होती है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो अगर उनका किसी से युद्ध चल रहा है तो हमें उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। और ये चीज़ आपको भारत में भी दिखाई पड़ेगी। जब प्रारंभ में महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौट करके आए, उस समय क्या चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की मदद की, यानी कि ब्रिटिश सरकार की मदद करने का निश्चय लिया और ये सोचा, हालांकि पूरी कांग्रेस ने यही निर्णय लिया कि अगर हम अंग्रेजों की मदद करते हैं तो अंग्रेज युद्ध के बाद में हमें स्वशासन दे देंगे। हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि महात्मा गांधी ने वहाँ पर लोगों को सैनिक के रूप में सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और इसीलिए महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट या सार्जेंट कहा गया। और उसके बाद में इनके योगदान को देखते हुए इनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। चलिए वो भारत की बात है। यहाँ पर भी गांधी जी ने उसी प्रकार का निर्णय लिया था और इन्होंने क्या किया,
महात्मा गांधी ने निर्णय लिया और 1100 लोगों के साथ एक एम्बुलेंस कोर के साथ, जिसमें 39 मुखिया थे, यानी 39 लोग प्रमुख थे, इनके साथ में एक एम्बुलेंस कोर बनाई। एम्बुलेंस नाम से स्पष्ट है कि घायल सैनिकों के लिए मदद पहुंचाना, उनका इलाज करना, इन सब चीज़ों में जो है वो महात्मा गांधी मदद करने लगे और अंग्रेज बोर युद्ध जीत गए। अंग्रेज बोर युद्ध जीते और जीतने की वजह से जो महात्मा गांधी का योगदान था, इसको देखते हुए महात्मा गांधी और यहाँ पर अनेक जो 39 मुखिया लोग थे, इन सबको बोर पदक दिए गए। यहाँ के जो जनरल बूलर ने बोर पदक बांटे। इन्हीं सबको 39 लोगों को, इन्हीं जो मुखिया लोग थे, इनको बोर पदक दिया गया। तो ये बोर पदक प्राप्त हुए लोगों को। इसके बाद 1901 में गांधी जी पुनः भारत आए। गांधी जी पुनः भारत वापस, और इस बार जो है महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि अब हम भारत परमानेंट रूप से आ गए हैं और यदि मेरी ज़रूरत वहाँ पर कभी पड़ेगी, मुझे बुलाया जाएगा तो मैं वापस जाऊँगा, नहीं तो मैं भारत में ही रहूँगा। ये सोच करके 1901 में महात्मा गांधी भारत वापस आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे दिनसा एवाचा, में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने प्रथम बार, लिख लीजिए, प्रथम बार भाग लिया 1901 में। और यहीं पर जो है कई राष्ट्रीय नेताओं से इनकी मुलाकात हुई और गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है, इस जो मीटिंग है, ये जो अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के ही मेहमान थे, उन्हीं के साथ रुके थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इनको राजनीति के तमाम गुण सिखाए और यहीं से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में सामने आए। तो 1901 में ये घटना हो जाती है। इसके बाद में गांधी जी अगले ही साल 1902 में फिर साउथ अफ्रीका वापस इनको जाना पड़ा। महात्मा गांधी को पुनः अगले ही वर्ष, जबकि ये मन बना के आए थे कि हम अब वापस नहीं जाएंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत वहाँ पर पड़ गई जो अगले साल ही पुनः महात्मा गांधी को वहाँ वापस जाना पड़ा। और इस बार 1902 में गए तो फिर 1915 में ही वापसी हो पाई। तो आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए एक भाग इसका और कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगली क्लास में कि फिनिक्स आश्रम, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, सत्याग्रह और हिंद स्वराज पुस्तक, टॉलस्टॉय फार्म और वापसी साबरमती आश्रम और लेखन कार्य पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।